नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ गुलविश। आने वाली 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल अभी से अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस है जो आगामी चुनाव में अकेले एक दूसरे को टक्कर देने का मन बना चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इनेलो और जेजेपी जैसे छोटे मोटे क्षेत्रीय दल हैं जो किसी ना किसी को बैसाखी बनाकर चुनावी रण पर फतह करना चाहते हैं। इसी बीच एक पार्टी ऐसी भी है जो पिछले कुछ समय से हरियाणा में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है। हम बात कर रहे हैं आप यानी कि आम आदमी पार्टी की, जिसने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और पार्टी अब अपने दम पर पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। माना जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर सकती है। इसी सिलसिले में पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के पिछड़ा वर्ग भूमि विकास एवं वित्त निगम के चेयरमैन संदीप सैनी से हमारे संवाददाता ने बातचीत कर पार्टी की तैयारियों के बारे में जानने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना स्वराज का है, उस स्वराज के सपने को साकार करने के लिए आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में फुल फ्लेज ताकत के साथ, फुल फ्लेज रणनीति के साथ मैदान में उतरी हुई है। हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे हरियाणा की। पर मोदी जी मन की बात तो करते हैं, कभी जन की बात भी सुन लें। केंद्र सरकार है, पर केंद्र सरकार नस्ल हर जगह राजनीति को अपनी मंशा को आगे रखती है और जो उनकी जिन स्टेटों में भाजपा की सरकार नहीं है, वो समझते हैं कि उन स्टेटों में हमने काम नहीं होने देना। कंगना रनौत फिल्म सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसानों के एमएसपी की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के हाथ इस तरह से बांधे हुए हैं कि एमएसपी पे कानून लाने के लिए हमें केंद्र का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। बात पंजाब सरकार में चेयरमैन संदीप जी से कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं उनमें आम आदमी पार्टी क्या गुल खिला पाएगी। ये तो सार्वजनिक हो चुका है कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ है, लेकिन उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारी उनकी पार्टी की है। संदीप जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका, श्रेष्ठ भारत का। आपने मुझे समय दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया और अपनी पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया। हरियाणा की धरती को मैं कर्म भूमि आंकता हूँ कि भगवान कृष्ण के चरण शोभ प्राप्त धरती है और उनका संदेश था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मैं खुद दूंगा। सो आम आदमी पार्टी भी उनके इसी कथन को लेकर चली हुई है, अपनी मेहनत को कर रही है और धरातल पे अपने आप को पूरा ज़मीन पे कार्यकर्ता साथियों की मेहनत के साथ आम जन जन में पहुंचने का प्रयास कर रही है। हमारी नीतियां हैं जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना स्वराज का है, उस स्वराज के सपने को साकार करने के लिए आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और जैसे दिल्ली में हमारी सरकार है और पंजाब में हमारी सरकार है, तो हम लोग वहाँ पर अच्छा कर्म कर रहे हैं और परमात्मा की जो आशीर्वाद से आम जन मानस को अच्छा फल मिल रहा है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं हरियाणा में और आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से चुनाव को भुनाया जाए और सरकार में हिस्सेदारी की जाए, तो उसके लिए क्या तौर तरीके आम आदमी पार्टी अपनाती है, किस तरह की नीति आप लोगों की है? आम आदमी पार्टी हरियाणा में फुल फ्लेज ताकत के साथ, फुल फ्लेज रणनीति के साथ मैदान में उतरी हुई है। हम हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे हरियाणा की और आप देख के हैरान रहोगे कि हमारे कार्यकर्ता जो है वो इतने जज्बातों और डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं कि दूसरी पार्टियों को अब सोचना पड़ रहा है। ये तो वो आम आदमी पार्टी को आज से 2-4 महीने पहले सोचने से ये किसी गिनती में नहीं है। पर अब देखना, आप उनकी स्टेटमेंट जो आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, अब उनको चिंता पड़ गई है, क्योंकि आम जनमानस जो है वो दिल्ली को फॉलो कर रहा है, हरियाणा का वो पंजाब को फॉलो कर रहा है। ये जो मर्जी बोल रहे हैं, जो डायरेक्टली फ़ायदा जो जनता का हक है वो आम आदमी पार्टी की नीतियाँ हैं कि जनता का हक जनता को मिलना चाहिए। और जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का स्वराज का सपना है, वो आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता है उसको ज़मीन पर उतार के वो लोगों के बीच में ले जाना चाहता है। अब सोनीपत की बात कर लीजिए, इस लोकसभा क्षेत्र की बात कर लीजिए, तो मैं पहले गोहाना और बड़ौदा में था। सो अब यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे पूरे मैंने देखा कार्यकर्ता डेडिकेशन के साथ हैं, चाहे उनकी संख्या कम हो पर वो लोगों में अपनी बात इस ढंग से पहुँचा रहे हैं कि जैसे उनकी बात में आने वाले जो सपने वो देख रहे हैं समाज के, जो हरियाणा के लिए वो सपना देख रहे हैं, उसको साकार करने का जज्बा है। सो हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी और जैसे हमारी जो ड्यूटियाँ यहाँ पे पार्टी की तरफ से लगाई गई, जो सेवा लगाई गई है, मेरे जैसे अनगिनत साथी और भी लगे हुए हैं। तो हरियाणा के हर क्षेत्र में, हर वार्ड में हम लोग जाएंगे, हम घर तक हम लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। और एक बात और है जी, जो हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं है, हमारी गारंटी है, जो गारंटी बोली है वो पूरी करेंगे हम लोग।
सो ये है कि हरियाणा में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटियाँ दी हैं उसको लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बनाने के लिए मेरे हिसाब से उतावली है और बनेगी भी, मुझे उम्मीद है पूरी। और जिस दिन सरकार बनी उसी दिन लोगों को लगेगा कि आप ये बदलाव शुरू हुआ है। सर, केजरीवाल साहब अभी जेल में हैं, तो ऐसे में जो उन्होंने शराब नीति बनाई थी, उस शराब नीति को देखते हुए कई और नेताओं पर भी खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो कैसी शराब नीति थी, क्या कमी उसमें मानते हैं? और अरविंद जी के बाहर होने के बाद अगर पार्टी का सर्वे सर्वा किसी को मानते हैं तो वो कौन है जो पार्टी की बागडोर को थामे हुए? माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना ये भाजपा की छोटी मानसिकता और उनकी एजेंसियों की साजिश है। शराब नीति, देखिए नीति कोई भी है, मेरा ये मानना है कि जब सरकार किसी सरकार की फाउंडेशन बढ़ती है तो सरकार ने राजस्व कहाँ से लाना है। राजस्व लाने के लिए उनको कोई ना कोई नीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। राजस्व होगा तभी सरकार अपनी जनता को सीधे फायदे दे पाएगी। अब जनता पे सीधा टैक्स लगाना तो किसी भी सरकार के लिए मैं समझता हूँ पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर से जो जनमानस की सरकार जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार, हमारा तो मकसद ही ये है कि जो एक ऐसी नीति बनाई जाए ताकि वहाँ से राजस्व इकट्ठा करके आम जनता को डायरेक्टली फायदा दिया जा सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने ये जैसे कहते हैं कि लाइट के क्षेत्र में या अपने बिजली के क्षेत्र में हो। सो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसी नीति बनाई, पर केंद्र सरकार जो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने पर तुली हुई है उसने उसको गलत ढंग से जनता के सामने पेश किया और गलत ढंग से बिना सबूतों के आधार पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला। सो आम आदमी पार्टी की वो नीति, ये नहीं कि नीति उस नीति में कोई लूट थी, उस नीति में यह था कि जो राजस्व आएगा उस राजस्व से दिल्ली की जनता को फायदा देना हम लोगों ने। अब केंद्र सरकार जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं समझता हूँ मोदी जी मौनी बाबा क्यों बने हुए इस मामले पे। उन्होंने पिछले दिनों चुनाव में तो बोला कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हम सबूत ढूंढ रहे हैं। बिना सबूत के एक लीडर को, एक स्टेट के मुख्यमंत्री को आप कैसे अंदर कर सकते हो? इनकी एजेंसियों से पूछना चाहिए उनको। अब मोदी जी मन की बात तो करते हैं, कभी जन की बात भी सुन लें। और अगर जन की बात सुनी होती तो 240 पे ना आते 400 का दर देने के बाद। सो ये है कि आम आदमी पार्टी का माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है, हर नेता अरविंद केजरीवाल है। और ये पहली पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता से लेके अपने नेता तक को एक लाइन में देखती है। और इसकी एग्जाम्पल है कि कोई भी है, जैसे पंजाब में था पिछले दिनों एक मूवमेंट शुरू हुई घर घर तक जाने की, तो उसमें कुछ एरिया अलाट हुए चेयरमैनों को, एमएलए को, ठीक है, और पंजाब प्रधान को भी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पर उनको मान साहब को भी वो एरिया अलाट हुआ कि आपने इस क्षेत्र में जाके काम करना है। ये आम आदमी पार्टी की खासियत है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल जी के हर सपने को साकार करने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्वराज लिखा है उस स्वराज को साकार करने के लिए और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे और उसके नतीजे भी आपको नजर आएंगे आने वाले दिनों में। सदेव जी, बहुत अच्छी बातें हैं। पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी इस वक्त चला रही है और उसको देखते हुए कहा जा रहा था कि बजट जो आम आदमी पार्टी मांग रही थी केंद्र सरकार से, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए ताकि सार्वजनिक ये भी हो पाए कि पंजाब सरकार जो घाटे में चल रही थी पिछली, वो अब कैसे हालात से गुजर रही। पंजाब के सर लगभग 3,00,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा था जो पंजाब की जो पिछली सरकारें दे के गई हैं विरासत के तौर पे हम लोग को। वैसे तो एक एग्जांपल है कि जिस औलाद को अच्छा बैंक बैलेंस मिल जाए, अच्छा जायदाद मिल जाए तो वो अच्छा सर्वाइव कर जाता है। पर उसके पंजाब के जो हालात थे, पंजाब की जो कंगाली के दौर था, जो पंजाब की जो बुरे दौर का जो कर्जा था वो लाखों करोड़ों में पहुंच गया और पिछली सरकारों ने सिर्फ लूटने का काम किया, जो चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी थी, चाहे अकाली भाजपा का राज था पंजाब में। सो आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में जो एक नई उम्मीद की किरण थी, जो लोगों में, जो लोग चाहते थे सच में बदलाव आए। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में पंजाब में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाई है। और आज तक कभी मान साहब ने ये नहीं बोला कि हमारी सरकार के पास कोई खजाना खाली है। नहीं तो पिछली सरकारों के जो वित्त मंत्री होते थे या पिछली सरकारों का जो तंत्र था वो ये कहता था खजाना खाली है जी, सेंटर से मदद नहीं मिल रही। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केंद्र की भाजपा सरकार जो है वो पंजाब की सरकार को हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मदद के नाम पर मैं समझता हूँ उन्होंने आज तक सिर्फ केंद्र की सरकार ने आश्वासन दिए हैं, पर मान साहब की नीति और मान साहब की कैबिनेट की जो सोच है, उन्होंने अपने साधन पैदा करके आम जनमानस को जो उन्होंने गारंटियाँ हमारी सरकार ने दी थी उनको पहल के आधार पर लागू किया। और आज तक मान साहब ने आप देखा होगा कभी किसी गारंटी
गारंटी को बंद नहीं किया और इस गारंटी को बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र सरकार जो आपके चैनल्स के माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा, पंजाब देश का सर्वश्रेष्ठ स्टेट है। पंजाब ने हर समय देश के लिए अग्रिम भूमिका निभाई है और मैं समझता हूँ हर फील्ड में कुर्बानियाँ दी हैं पंजाब ने। और उस कुर्बानियों को देखते हुए पंजाब का जो हक बनता है वो पहल के आधार पर पंजाब को जरूर दें। ये केंद्र सरकार है, पर केंद्र सरकार मैं समझ हर जगह राजनीति को अपनी मंशा को आगे रखती है और जो उनके जिन स्टेटों में भाजपा की सरकार नहीं है वो समझते हैं कि उन स्टेटों में हमने काम नहीं होने देना। पर ऐसा नहीं है कि जो सरकारें आम जनता चुनती है वो आम जनता की चुनी हुई सरकारें आम जनता के लिए ही काम करेंगी। ये पंजाब सरकार का वचन है। सर, अभी अगर बातचीत करें कंगना रनौत की, तो मंडी से सांसद हैं वो और बीजेपी की सांसद हैं। अभी लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है, पहले भी एयरपोर्ट पे झगड़ा हुआ था और अब की बार जो बयानबाजी आई है उसमें सामने आया कि कंगना रनौत ने ये कहा है कि जो किसान आंदोलन था उस किसान आंदोलन में हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, तो उसके बारे में क्या कही? कंगना रनौत एक महिला होने के नाते मैं ज़्यादा तो नहीं उनके बारे में बोलूँगा, पर ये ज़रूर है कि मीडिया के माध्यम से समय समय पर उनके बारे में पता चलता रहा है कि उनकी मानसिक दशा कैसी है। कंगना रनौत फिल्म सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और वो जैसे किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने बोला है कि किसान आंदोलन के लिए पंजाब के किसानों ने जितना संघर्ष किया जो 3 काले कानूनों के खिलाफ, तो उस संघर्ष को पंजाब के लोगों ने शुरू किया पर उसको अंजाम तक हरियाणा के लोगों ने पहुंचाया। अगर हरियाणा के किसान उस समय हरियाणा की आवाम आम जनमानस पंजाब के किसानों के साथ नहीं खड़ा होता तो केंद्र सरकार ने इतना तशद्दुद करना था, इतना जुल्म करना था, मुझे लगता है उस आंदोलन ने अपने मुकाम तक नहीं पहुँचना था। सो कंगना रनौत एक मानसिक संतुलन खो चुकी मैं समझता हूँ एक महिला है और एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर बड़ी हैरानी होती है कि जनता ने कैसे उनको चुना। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि जनता ने उनको चुनकर लोकसभा में भेजा अपने हितों के लिए, तो उनको अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए और क्षेत्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार से ज़रूर कुछ ना कुछ सहायता लेके जाएँ। ये ऐसी अनगढ़ बातें करने से उनको पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। ये हिंदुस्तान की आवाम है, मैं समझता मैं स्टेटों में नहीं बांटता, इसको हिंदुस्तान की आवाम के तौर पर देखता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम अब जो है वो जाग चुकी है। ना तो वो जात धर्म पात जहाँ भाषा के तौर पे मैं समझता हूँ वो देश के तौर पर अपने आप को संगठित कर रही है। आने वाले समय में आप देखोगे कि हिंदुस्तान की आवाम इस देश को नई रूपरेखा देगी और ऐसे नेताओं को राजनीति से बाहर करेगी। किसान आंदोलन जो हुआ था एमएसपी को लेकर हुआ था और हाल ही में हरियाणा सरकार ने कहा था कि कुछ फसलों को और भी एमएसपी के दायरे में लिया जाएगा, तो पंजाब में ऐसी कौन सी व्यवस्था की है मान साहब ने जिससे वहाँ के किसान खुश हो सके? पंजाब में किसानी की सबसे बड़ी बात यह है कि मान साहब ने किसानों के लिए सबसे बड़ा हाँ का नारा माना, पंजाबी में बोलते हैं। सबसे पहले कि केंद्र सरकार के पास जो मान साहब ने किसानों का दर्द पहुँचाया और पंजाब में किसानों के हितों के लिए, चाहे आज देख लिए शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, पंजाब सरकार या पंजाब का कोई भी नुमाइंदा ऐसा नहीं है कि जिसने किसानों के उनका हाल चाल नहीं पूछा। किसानों के एमएसपी की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के हाथ इस तरह से बांधे हुए हैं कि एमएसपी पे कानून लाने के लिए हमें केंद्र का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। हमारी फाइलें वहाँ गई हुई हैं पर केंद्र सरकार की तरफ से आज तक कोई उनको हमारी फाइलों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। और ऊपर से जो एलजी साहब हैं, जो पिछले एलजी साहब थे हमारे, उन्होंने हर फाइल को कंडेम किया, हर फाइल को रोका, जिससे ये हुआ कि किसानों के हितों में जो सरकार हमारी जो पॉलिसी लाना चाहती थी वो कहीं ना कहीं उसको रोक लगी है। हमारा कोई भी बिल है वो एलजी साहब पास नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ये केंद्र सरकार की कौन सी मंशा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये केंद्रीय कृषि मंत्री से बोलूँगा कि पूरे देश में एमएसपी लागू करें ताकि जो किसान जो बेचारा पिस रहा है, जो किसान देश का पेट भरता है, अन्नदाता जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके लिए भी कुछ जीवन आसान हो सके। सो केंद्र सरकार जो है उसको किसानों के लिए सोचना चाहिए। लगभग 1.5 वर्ष से किसान वहाँ बैठे हुए शंभू बॉर्डर पे, उनको दिल्ली जाने देना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए ताकि जो एक मसला हल निकल सके। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब सड़कें खाली करो, पर जो किसानों की तरफ से है कि हमने तो सड़कें रोकी नहीं है, सड़क तो हरियाणा सरकार ने रोकी हुई है, तो हरियाणा सरकार उन सड़कों को फ्री करे ताकि हम अपनी बात अपनी केंद्र सरकार के सामने रख सकें। तो किसान इस देश के अन्नदाता है, इस देश के वसनीक है, इस देश की जड़ है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी कि इस देश का किसान ही इस देश की असली आत्मा है। तो उस आत्मा की आवाज़ केंद्र सरकार को सुननी चाहिए। तो और जो पंजाब सरकार की तरफ से जो प्रपोजल भेजी गई है केंद्र सरकार को, वो भी केंद्र सरकार उसको पास करे ताकि पंजाब की जो सरकार है वो किसानों के लिए ज़मीन पर धरातल पर जाके और बड़े काम कर सके।
संदीप जी, आप किस विभाग के चेयरमैन हैं और अपने विभाग के अनुसार आप कितना काम लोगों के लिए कर पाए? मेरे पास है बैकवर्ड क्लासेज लैंड एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको बैंक फिंको बोलते हैं। इसमें 74 क्लासेज जो पिछली श्रेणियाँ हैं उनके लिए वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छा एक गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें होती हैं, जिसमें एजुकेशन लोन है हमारे पास, रोज़गार लोन है जो साथी रोज़गार के लिए लोन लेना चाहते हैं, मिनिमम जैसे 2-3% ब्याज दर पे जो उनको लोन हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से फंड है। जैसे एक ऐसी निगम है, ऐसे ही बीसी कमीशन है, बीसी निगम है सॉरी। सो उसमें यह है कि इनको 1976 में इसकी स्थापना हुई। 1976 से स्थापना होने के बाद इन्होंने जो रोज़गार के तौर पर काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराया, निचले स्तर पे जिनको जैसे लघु उद्योग हम लोग बोल देते हैं, या फार्मिंग के तौर पे है। ये सारा मेरे डिपार्टमेंट में आता है। जैसे आजकल मैंने अपने डिपार्टमेंट ने ये शुरू किया कि बच्चे जैसे जो बाहर जाने के लिए जिद करते हैं, उनके लिए एजुकेशन, चाहे बाहर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करनी हो चाहे इंडिया में करनी हो, कहीं भी, तो हम उनको 2% या 3% पे उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं। और वो लोन भी तब, उसकी रिकवरी तब है जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाए और वो जॉब पे लग जाए। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे डिपार्टमेंट की। सो रोज़गार के लिए जैसे पहले जो मेरे से पहले जो चल रही थी प्लानिंग, जो नीति चल रही थी, उस पर यह था कि 2 लाख रुपए तक का लोन जो बिना गारंटी के था हमारा, तो उसमें था कि 4% और 6% ब्याज दर थी उसकी। अब उसको मैंने बढ़ा के 5 से 10 लाख कर दिया, क्योंकि अब समय के हिसाब से 2 लाख का कुछ भी नहीं बिजनेस शुरू हो सकता। तो उसको 5 से 10 लाख करने के ये फ़ायदा हुआ कि सैकड़े एप्लीकेशनें हमारे पास आई, जिनको हमने नौजवानों को रोज़गार दे के वहाँ पंजाब में स्थापित करने का प्रयास किया। और इसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और साथ में ये है कि आपको किसी बैंक के पास नहीं जाना। ये निगम का अपना फंड है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि जो नौजवान जो है, जो उनको बैंकों में जाकर धक्के नहीं खाने पड़ते, लंबी लंबी फाइलें नहीं बनानी पड़ती। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन दें, जो उसके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से वो लोन उनको सेंक्शन करके दे दिया जाता है। वो अपना रोज़गार स्थापित करें ताकि समाज में एक अपना अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। पंजाब सरकार के चेयरमैन संदीप जी से हमने बातचीत करके अच्छा भी लगा और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को भी मिला। पंजाब सरकार जिस तरह के काम कर रही है, उस तरह के काम अगर जनहित में किए जाएं तो सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी का जनजीवन सुधर पाएगा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।